अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीडी ऑनलाइन में खुशामदीद। जैसा कि कल मैंने बात की थी कि इंशाल्लाह आज हम गायनोकोलॉजिकली कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि बहुत कॉमन हैं, बहुत प्रिवेलेंट हैं, और हमारी कोशिश थी कि इंशाल्लाह उस पर बात करें। और आज दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, पॉली ओवेरियन सिस्ट भी हैं, और इसके अलावा फाइब्राइड यूट्रस। ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और इस सिलसिले में बात करने के हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर सहर फातिमा, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा कैंसर सर्जन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सब क्योंकि मेरे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा महदूद होता है, मेरी कोशिश होती है कि हम टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। ये जो हम ओवेरियन सिस्ट की बात करते हैं तो ये एक्चुअली है क्या, और ये क्यों होती है, इसकी वजह क्या है? ओवेरियन सिस्ट बेसिकली इसका मतलब होता है जो अंडेदानी या बेज़ादानी आम ज़बान में कहते हैं, उसके अंदर कोई रसोली हो जाना। और ये रसोली बहुत तरह की होती है, बहुत मेजॉरिटी इसमें एक हम कहते हैं आम ज़बान में अगर मैं कहूँ मासूम वाली रसोली, या फिर खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में समझें 80% केसेस में ये मासूम वाली रसोली होती है। इसका मतलब कोई भी एक दाना या बिनाइन कह सकते हैं हम उसको। बाकी कुछ लोगों में ख़ासतौर पर 40 की उम्र के बाद इसमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो यूजुअली ये एक अंडेदानी की रसोली या दाना है अंडेदानी में जो ज़्यादातर बिनाइन या मासूम होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा कॉमन है जब हम ओवेरियन सिस्ट की बात करते हैं, यानी ओवरी के अंदर अगर कोई स्वेलिंग आ जाना या एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाना, ये किस एज में ज़्यादा कॉमन है? ओवेरियन सिस्ट बेसिकली डॉक्टर साहब हर उम्र में होती है, लेकिन जो ओवेरियन सिस्ट हम जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं, यानी वो लोग जो 20 से 40 और 50 साल की उम्र में होते हैं, उनमें ज़्यादा ओवेरियन सिस्ट आ रही होती है और बड़ी कॉमन प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, इसकी क्या वजूहात क्या हैं अगर देखा जाए, क्योंकि वैसे भी पहले के मुकाबले में अगर देखा जाए अब बहुत केसेस बढ़ते जा रहे हैं? एक्चुअली मैं इस बात से थोड़ा सा एग्री नहीं करूँगी। केसेस बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है, लोग इलाज के लिए ज़्यादा आने लगे। पहले भी थे लेकिन इतना अल्ट्रासाउंड का रिवाज नहीं था। अब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक ओवेरियन सिस्ट नज़र आती है, आप डॉक्टर के पास भागते हैं। दूसरी बात है, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ये बार बार कहूँगी ऐसी सिस्ट होती है जो आपके मंथली साइकिल में बन रही होती है और ये कोई ख़तरनाक सिस्ट नहीं होती। तो मेजॉरिटी ऐसी होती है जो ऑटोमेटिकली भी रिजॉल्व हो सकती है। अच्छा, क्या अलामात ऐसी होती है जिस सूरत में आपको फिर ये हो कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं या किसी गायनोकोलॉजिस्ट को रेफ़र करें? लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसका सिम्टम है वो तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं। अगर उनकी मेंसेस में कोई साइकिल इरेगुलर हो रही है, कोई प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा पेन हो सकता है। औरतें टिपिकल कहती हैं कि मेरी टमी ज़्यादा निकल रही है, या मुझे लगता है कि इसमें गैसेस बहुत ज़्यादा हैं, सूजन के साथ। अच्छा, यानी फिजिकल अपीयरेंस के हवाले से भी चेंजेस आ रही होती हैं बहुत ज़्यादा। स्पेशली देखिए, एक तो ओवरियन सिस्ट है और पॉलीसिस्टिक ओवरी भी हो सकती है। उसमें तो बहुत टिपिकल फिजिकल चेंजेस आती हैं, जैसे वज़न बढ़ रहा है, बाल कम हो रहे हैं, चेहरे पे बाल बढ़ गए हैं, एक्नी आना शुरू हो गई है, इनमें से भी कुछ हो सकता है। अच्छा, जो ये अलामात हैं तो बज़ाहिर बहुत शुरू में, क्योंकि जहाँ पे पेट अगर बढ़ रहा है या वाज़े कोई चीज़ नज़र आ रही है या ग्रॉस कोई बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो तो एक है। लेकिन बहुत ही शुरू की अगर अलामात में बात की जाए तो जैसे अभी आपने कहा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या पीरियड्स है उनके अंदर वेरिएशन अगर आने लग जाए, तो सिर्फ ऐसी सूरत में भी दिखाना चाहिए? ज़रूर दिखाना चाहिए। ये इंडिकेटर्स होते हैं। अच्छा। कुछ हो रहा है आपके अंदर, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल औरत को खुद पता होती है मेरी इरेगुलर हो रही है, या फिर उनको लगता है कि पेन थोड़ा ज़्यादा हो गया या कुछ साइकिल नॉर्मल से डिफरेंट हो गई है, तो हमेशा दिखाएं। कोई छोटी सी चीज़ हो सकती है जो दवाओं से टाइमली आपकी ठीक हो सकती है। अच्छा, इसमें अमूमन आम ख्याल ही होता है लोगों का, जो अवेयरनेस ज़रूर डेवलप हो रही है, लेकिन एक ऐसी अवेयरनेस भी आ रही है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लेते हैं कि खुदा ना खास्ता ये जानलेवा साबित हो सकती है, या तो इसके हवाले से आप थोड़ा सा क्या देखें? हो भी सकती है। ओवेरियन सिस्ट में आमतौर पे बिनाइन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 40 की उम्र तक तो बिनाइन होने के चांसेस हैं। जब आप 40 साल से ऊपर ग्रुप में जाते हैं तो कैंसर भी हो सकता है। तो अगर ओवेरियन सिस्ट आपके एटिपिकल है तो ऑफकोर्स आपको उसको रूल आउट करना पड़ेगा कि खुदा न खास्ता कैंसर ना हो। अच्छा, प्रोडक्टिव लाइफ की जब हम बात करते हैं, यानी कि जो माँ बनने की सलाहियत है, क्या अगर ये शुरू में फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि 20 साल से लेकर 40 साल में अमूमन ये ज़्यादा कॉमन है, तो ऐसी सूरत में क्या खुदा न खास्ता इस पर कोई फ़र्क पड़ता है? अगर ओवेरियन सिस्ट मौजूद है तो ऐसी सूरत में कंसीव करना मुश्किल होती है? देखिए, ओवेरियन सिस्ट में बहुत दफ़ा क्या होता है कि ओवेरी सिस्ट इस तरह की होती है, जिस तरह इंडोमेट्रोसिस है या कोई दूसरी ओवेरियन सिस्ट है, हेमोरेजिक सिस्ट है, वो आपको प्रेग्नेंट होने ही नहीं दे रही, क्योंकि ये अंडा दानी है, इससे औरत के अंडे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है,
तो यानी ओवम प्रोडक्शन जो है वो या तो एबनॉर्मल होगी या नहीं होगी। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिसिनल ही ट्रीटमेंट है या इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है मोस्टली क्या है? डिपेंड करता है टाइप ऑफ द ओवेरियन सिस्ट, डिफरेंट तरह की ओवेरियन सिस्ट है। कुछ को सिर्फ दवाएं देनी है, कुछ में आपने कुछ भी नहीं करना, वेट करना है, और कुछ को सर्जरी करना है। मगर सर्जरी में हम प्रेफर करते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करें। ये किस वक्त की जाती है, कब सजेस्ट की जाती है कि अब ये इसकी जो है वो सर्जरी हो सकती है और मेडिसिनल नहीं हो सकता? देखिए, कुछ ओवेरियन सिस्ट है जैसे इंडोमेट्रोसिस की ओवेरियन सिस्ट है, उसको हम शुरू में ही कर देते हैं सर्जरी, क्योंकि जितनी देर रहेगी नुकसानदा होगी। ठीक है। कुछ के लिए हम वेट करते हैं कि वो 5 to 7 सेंटीमीटर साइज तक चली जाए। अच्छा, एंडोमेट्रोसिस की जब आप बात करें तो यानी वो तो बच्चेदानी की आप बात करें तो जो अंडेदानी। सिस्ट अदर देन ओवरी है जो बच्चेदानी में हो रही है वो अलग है, वो इससे मुख्तलिफ होती है। जी, एग्जैक्टली। उसमें ऑपरेट किया जाता है। अच्छा, एक बहुत कॉमन चीज़ है जो फाइब्राइड यूट्रस की हम बात करते हैं, फाइब्राइड्स बन जाते हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, फाइब्रॉइड यूट्रस अगेन बहुत कॉमन है, 20 में से एक औरत को तो होता ही है। लेकिन बहुत मेजॉरिटी औरतों में बहुत सारे फाइब्रॉइड होते हैं जिसको बेसिकली बच्चेदानी की वो रसोली है। वो कुछ भी नहीं कर रही होती है, पड़ी होती है सारी ज़िंदगी, डॉक्टर्स उनको छेड़ते भी नहीं है, छोड़ देते हैं। ठीक है। मगर कुछ ऐसी होती हैं जो बड़ी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, बच्चे नहीं हो रहे होते हैं या कोई और प्रॉब्लम कर रही होती है, तो ऑफ कोर्स फिर उसको निकालने की। अच्छा, इसकी भी अलामात क्या वैसी होती है? इसके हवाले से मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी, मैं मिसबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी, कहिए क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहबा से? जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी का मसला है 3-4 साल से। ठीक है। तो मुझे डेट का इशू रहता है, मेरे चेहरे पे बाल भी बहुत ज़्यादा हैं, मेरे सर के बाल बिल्कुल कम हो गए और 36 मेरी एज है। ठीक है। डॉक्टर साहब, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे इसी हवाले से? इनसे तो आप पूछ सकती हैं। तो इससे अभी आप शादीशुदा हैं, खैर शादीशुदा? मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बेटा है 12 साल का। ठीक है। मुझे और बस डेट का इशू रहता है, 1 साल तक डेट नहीं आएगी, जब मेडिसिन लूँगी तो फिर डेट आती। सही है, ठीक है। जी डॉक्टर साहब, क्या एडवाइस करेंगे आप? एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है ना, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। ये हार्मोन्स हैं बॉडी ओवरी में से निकलने वाले जो डिसबैलेंस हो रहे हैं। तो इसकी वजह से इस तरह 1 साल पहला बच्चा इनका 12 साल का है, बच्चे पैदा होने में मुश्किल होती है। जी जी। पॉलीसिस्टिक ओवरी में यूजुअली जो हम रिकमेंड करते हैं ना, वो आपका वजन कम करना है, डाइट है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सबसे पहले अगर आप ये कंट्रोल कर लेती हैं तो 30% काम तो यही हो जाता है। फिर कुछ मेडिसिन हैं जिसमें ग्लूकोफेजिक मेडिसिन है जो हम दे रहे होते हैं, बहुत कॉमन, और कुछ और हार्मोन्स हैं जो हम इनको दे सकते हैं। ग्लूकोफेज का यानी जो मेटफॉर्मिन है इसका रोल है बहुत इस हवाले से? मेटफॉर्मिन के बारे में मिसकॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ शुगर के मरीजों के लिए ये शुगर कम नहीं करती, ये सिर्फ इंसुलिन की रेजिस्टेंस को दूर कर रही होती है। ठीक है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी में अगर आपको डॉक्टर दे रही है तो उसका बड़ा ट्रेमेंडस रोल है और आपको लेनी चाहिए। तो आप क्या एडवाइस करेंगे, इनको क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में? बेसिकली ये हमारे प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये आपसे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर लेंगी या आपके फेसबुक के जरिए, तो हम इसको इनको स्पेसिफिकली मेडिसिन एडवाइस कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे फाइब्राइड यूट्रस के हवाले से। फाइब्राइड यूट्रस और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इन दोनों में अगर मैं कहूँ कि कंपैरेटिवली ख़तरनाक कौन सी है या इस वजह पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो आप क्या? देखिए, दोनों इक्वल हैं, दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। मगर फाइब्रॉइड में क्या होता है, कभी कभी फाइब्रॉइड बहुत बड़े होते हैं, बहुत ऐसी जगह पे होते हैं जो अच्छी जगह नहीं है, लाइक वो प्रेशर सिम्टम डाल रहे हैं ब्लैडर पे या गट पे, या फिर मेंसेस बहुत ज़्यादा हो रही है, पेशेंट टोटली एनीमिक हो रही है। तो ऑफकोर्स फाइब्रॉइड है या पॉलीसिस्टिक दोनों इंपॉर्टेंट है, मगर जब फाइब्रॉइड होती है तो हम उस पर स्ट्रेस ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी हवाले से क्योंकि जैसे हम सिम्टम्स की जब बात करते हैं तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आप क्या हर प्राइमरी डिस्मेनोरिक पेशेंट्स को जो है वो इवेलुएट करवाना चाहिए या नॉर्मली जो हम जैसे कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो देकर इसको पास कर जाते हैं इस पीरियड को, क्या सजेस्ट करें? देखिए, आपको पहले रूल आउट करना होता है कॉज क्या है, वजह क्या है। अगर आपको पता चल जाती है कॉज, कुछ अल्ट्रासाउंड है या अगर ज़रूरत है कुछ ब्लड टेस्ट हैं वो आप करा लेते हैं, कोई वजह नहीं है तो ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आप पेन किलर्स दे दें तो ये भी काम करती हैं। ठीक है। मगर आपको वजह पता हो कि कोई वजह मिस नहीं हो रही। ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा प्लीज़। जी जी, कहिए क्या पूछना चाहेंगी सैरिश? थोड़ी सी एक सेकंड लूँगा मैं, थोड़ी सी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी आपकी डिस्टॉर्ट हो रही है, थोड़ा सा लाउड अगर आप बोल दें, और मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें। कंप्लीट हो गया बट लेबर पेन नहीं होती, डॉक्टर साहब ने बताया तो इशू तो नहीं है, कितना वेट करना पड़ेगा?
मेरे ख्याल से आपको भी शायद डॉक्टर साहब समझ जी, में नहीं आया होगा exactly, क्या डॉक्टर पूछा, या तो आप प्लीज़ दोबारा कॉल कर लीजिएगा, और अगर नहीं हो पाए तो प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अभी हम जब एज ग्रुप की बात करते हैं तो फाइब्राइड यूट्रस, क्योंकि मैं आज ये 2 टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह डिस्कस हम आगे प्रोग्राम में भी आपके साथ करेंगे, मैं इसमें एक तो पूछूंगा कि एज डिफरेंसेस, ठीक है ना, और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के हवाले से एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से? सर मुल्तान से बात कर रहा हूँ मैं। सर ये जो मैंने अपनी मिसेज के बारे में कुछ मशवरा लेना था आपसे। जी जी कहिए। ठीक है, एक तो इनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और दूसरा ये काम वगैरह कर रही होते हैं ना, उस टाइम तो इनकी तबीयत ठीक रहती है, जब काम से जाते फारिग होती है ना, तो उस तरह ना मैंने डॉक्टरों को भी चेक करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन वो जिसम में से ना हीट निकलती है, ठीक है। ओके। ठीक है ना। तो कितनी उम्र कितनी है, आप उम्र बताइएगा। उम्र सर इनकी तकरीबन 32 साल है, 32-33 साल। ठीक है, 32 ईयर्स है। डॉक्टर साहब आप इनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगी इस हवाले से? सही है, ठीक है। ठीक है, आपको अभी इसका जवाब डॉक्टर साहब देते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगी आप? देखिए, ये जो एक हीट निकलने की टिपिकल प्रेजेंटेशन है, जैसे आपने फ़ौरन से उनकी उम्र पूछी, तो ये सिम्टम पहले ख्याल यही आता है कि मीनोपॉजल सिम्टम है, जो मेंसेस बंद होने जा रहे हैं। 32 एज में? 32 एज में भी हो सकता है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का मतलब है 40 साल से पहले। लेकिन ये सिर्फ एक सिम्टम पे हम नहीं जाएंगे, सारी बातें इनके हार्मोन्स होते हैं। लेकिन अगर आपको ये टिपिकल प्रेजेंटेशन हो रही है, जैसे पेशेंट थक रही है, उसको लग रहा है हीट निकल रही है, तो प्रीमेच्योर मोनोपॉज यानी 40 साल से पहले मीनोपॉज में जाने के सिम्टम भी हो सकते हैं। यानी बच्चा पैदा करने की सलाहियत में या जी कमी आ जाए या बच्चा खत्म हो मतलब जाए। औरत की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, जी। उसके मेंसेस हैं वो बंद होने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर ऐसे सिम्टम लगे तो आपके हार्मोन्स होने चाहिए, जो हम FSH या LH कराते हैं, तो ठीक एक है। दफ़ा वो करा लें, फिर आप हमसे दोबारा कंसल्ट कर लीजिए। अच्छा, क्योंकि जैसे अभी आपने ये पॉइंट रेज किया और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये अर्ली जो हम कहेंगे मीनोपॉजल स्टेजेस, ये किस हद तक कॉमन है? देखिए, अर्ली मेनोपॉजल स्टेजेस उन लोगों में ज़्यादातर होती हैं जिनकी फैमिली में ये चला होता है, चाहे बहन को हो गया, माँ को हो गया। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह एशियन पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम कम है, यूरोपियंस में आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। मगर फिर भी हो सकती है। किसी का फैमिली डिसऑर्डर हो, किसी को कोई कैंसर या कोई और सर्जरीज हुई हो, कीमोथेरेपी मिली हो, ठीक है। या फिर जो लड़कियां एक्सरेज में काम करती हैं या हाई रेडिएशन में, ठीक उनमें है। चांसेस हो अच्छा, सकते हैं। इनफर्टिलिटी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इसी में इस हवाले से, क्योंकि जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है या फाइब्राइड यूट्रस हैं, तो ऐसी सूरत में उनको एक डर होता है, खौफ होता है कि हम आया कंसीव कर पाएंगे या नहीं। तो ये किस हद तक चांसेस होते हैं इन दोनों डिजीज़ में कि आपका फेलियर हो, प्रेगनेंसी फेलियर जिसे हम डॉक्टर कहें? साहब, दोनों डिजीज़ जो है ना फिट कर सकती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों डिजीज़ के लोग प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकते। ठीक है। फाइब्रॉइड यूट्रस अगर बहुत बड़ा है, प्रेशर सिम्टम डाल रहा है, तो वो बच्चा ज़ाया करा देगा या ठहरने नहीं देगा। इस तरह PCO में भी अगर आपके हार्मोन्स ही नॉर्मल नहीं है तो ये तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, या मिसकैरेज के चांसेस आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही है। एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है, क्योंकि हेसिटेंसी जो है अमूमन जो है वो कंसर्न जो होते हैं ज़्यादातर वो होते हैं कि खुदा ना खास्ता इनफर्टिलिटी की तरफ ना जा रहे हो। अच्छा, जब हम बात करते हैं डिस्मेनोरिया को, तो इसमें क्या डिस्मेनोरिया में सिर्फ पेनफुल जो है आपके पीरियड्स होते हैं, या इसमें हैवी ब्लीडिंग भी आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, डिस्मेनोरिया डिपेंड करता है किस वजह से है। कभी कभी डिस्मेनोरिया इसलिए भी हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन चला आ रहा हो, जिससे औरतों के पेल्विक TB होता है। ठीक है। कुछ और से क्लामिडिया या दूसरे टिपिकल प्रेजेंटेशन। कुछ डिस्मेनोरिया किसी वजह से होता है, जैसे ओवरी में सिस्ट है, फाइब्रॉइड के अंदर यूट्रस में फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोसिस या कोई और बीमारी है। ठीक है। और कुछ कोई बिल्कुल एटिपिकल हो रहा होता है, जिसको मेडिकेशन में आप सिर्फ पेन किलर देते हैं, टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलता, नेगेटिव होता है। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया किस तरह का है। अच्छा, ओवेरियन सिस्ट या फाइब्राइड यूट्रस के अंदर ल्यूकोरिक टाइप के सिम्टम्स होते हैं या नहीं? देखिए, एक तो नॉर्मल लिकोरिया हर औरत में होता है, तो उसके लिए इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन फीमेल्स बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि नॉर्मल नहीं है, उसमें स्मेल आ रही है, उसमें खारिश हो रही है, उसमें तकलीफ हो रही है, या एटिपिकल वो बताती हैं। तो जाहिर बात है ये भी एक सिम्टम है जो कोई पेल्विक इन्फेक्शन है या ओवेरियन सिस्ट में बहुत दफ़ा आपको अच्छा, मिल रहा है। PID की जब हम बात करते हैं तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के अंदर ही इसको काउंट पे लेते हैं, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो PID है वो बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है? देखिए, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का मतलब है जो औरत के आज़ा हैं, जो बच्चेदानी और अंडेदानी वाली जगहें हैं, इन पे कोई इन्फेक्शन होना। ये TB भी हो सकता है, ये क्लैमिडिया भी हो सकता है, मतलब फंगल भी हो सकता है, Atypical कोई और pathogens भी भी involved हो होते सकते हैं हैं। इसमें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक दफ़ा फैल जाता है, हर चीज़ आपस में जुड़ जाती है, सख्त हो जाती है, फिर आपको मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, फ्रोजन पेल्विस हो जाता है, बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, मेंसेस की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप उसको शुरू में ही ट्रीट कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। होता है। बिल्कुल। एक कॉलर और मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी,
कौन बात कर जी जी कौन बात कर रहे हैं, क्या पूछना चाहें? मैं मुस्तफा बात कर रहा हूँ, कराची से करीमाबाद से। जी जी कहिए। सर मसला ये है कि हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, तकरीबन शादी को 10 साल हो गए, ठीक है। और तीसरे बच्चे के लिए हम कोशिश करते हैं, तीसरे महीने में जब बच्चा यानी उसकी सांस खत्म हो। जी जी जी, ये डॉक्टर साहब से पूछना था जी, कि आपके आखिरी बच्चे की उम्र क्या है? ये आपके आखिरी बच्चे की उम्र क्या है, छोटे बच्चे की उम्र? उसकी 5 साल है। 5 साल है। और इसके बीच में कोई आपकी वाइफ को प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या कोई और? जी, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है माशाल्लाह, बाकी सब सही है। इस वजह से कि तीसरी दफा ऐसा हुआ, 3 दफा ऐसा हुआ कि हमारा बच्चे जो है ना तीसरे महीने में जाके ना बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है ठीक है, ओके। जी, थैंक डॉक्टर यू, साहब, आपका जवाब क्या देते हैं। कहेंगे आप इस देखिए, इसे हम कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेज, यानी 3 या उससे ज़्यादा बच्चे ज़ाया हो ठीक जाएं। है। जब 3 बच्चे ज़ाया हो जाते हैं तो फिर हम कंसर्न हो जाते हैं। एक एप्ला सिंड्रोम आपको पता है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, उसका एक टिपिकल टेस्ट है जो हमें कराना पड़ता है ताकि नेक्स्ट बच्चा ज़ाया ना हो। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप जिस तरह इन्होंने कहा कि बच्चे को लास्ट बच्चे की टाइम को 5 साल हुए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम इनका एप्ला का टेस्ट कराएं, इनको मेडिसिन शुरू करें, तो कंसीव करने के और मिसकैरेज से बचने के चांसेस हैं, दोनों ही पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि टाइम बहुत महदूद है, बस सिर्फ मैं एक चीज़ और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें हिस्टेक्टमी जिसे हम कहते हैं, बच्चेदानी को निकाल देना, क्या ऐसा हो जा पॉसिबिलिटी होती है कि आप पूरी जो है बच्चेदानी को रिमूव करनी पड़ जाए फाइब्रॉइड यूट्रस में? देखिए, हो सकता है। फाइब्रॉइड यूट्रस में हमेशा आप कंसेंट लेते हैं कि हो सकता है कि ऐसी जगह पे हो या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, हमें हिस्टेक्टमी करनी पड़े, मगर चांसेस सिर्फ 1% होते हैं कि जब आप फाइब्रॉइड यूट्रस निकाल के दोबारा यूट्रस बना रहे हैं, उसमें हिस्टेक्टमी के 1% चांसेस होते हैं। तो 1% बहुत कम है, 99% तो आपका सक्सेस रेट है कि आप बच्चेदानी बचा लेंगे। जी जी। और अब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो आपका स्कार सर्जरी भी नहीं होती, एब्डोमेन भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक तो है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so और much for coming. हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी आपको जल्द मदऊ करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के कंसर्न्स हैं, गायनोकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, हर वक्त नहीं कंसल्ट कर पा रहे होते या फीमेल डॉक्टर्स नहीं होती हैं करीब में। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जल्द रखेंगे, मैं आपसे शेयर कर लूँगा कि कौन से टॉपिक पे डिस्कशन होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इंशाल्लाह मंडे को इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।